इस वक्त अगर यहाँ पर फायर लगा, ये मकान ख़त्म हो चुका है, ये मकान ख़त्म हो चुका है, इसके साथ ये वाला भी ख़त्म हो गया, ये वाला मकान भी ख़त्म हो चुका है। टाइम बच्चे छोटे निकल गए थे आगे, ये दौड़े उनके पीछे, मैं इनका अंदर लाऊं। जैसे पहुंचे तब तक सीधी आके मकान पे लगी। यहाँ अगर फायर लगा है, यहाँ पर इनके बगल में ये लगा है, इस मकान में लगा है, ये मकान तीनों जल गए हैं। उड़ी सेक्टर में ये कंटिन्यू उस वक्त होता, मान लो 10 मिनट बंद होगी, अभी हम यहाँ हैं, उसी टाइम स्टार्ट होगी। जब स्टार्ट होती थी तो फिर जब तक ये पूरा एरिया को लगती नहीं थी तब तक वो रुकते नहीं थे। उधर भी इधर भी लगी, इधर तब से फिर नहीं, आज तक नहीं। अच्छा, हमारा इतनी दौड़ है, बाहर फायरिंग होगी, अंदर घुस जाएंगे। एकदम से शेलिंग शुरू हो जाए, बच्चा स्कूल में हो, फिर क्या करोगे? क्या फिर जाएंगे सर, दौड़ के जाएंगे, तो बच्चे को तो लाना है घर, अपनी जान खतरे में डाल के जाना है, बच्चा तो लाना है घर। तो हम लोग पहुंचे थे उरी सेक्टर की तरफ, श्रीनगर से चले थे सुबह हम लोग, तो दोपहर बाद हम लोग पहुंचे हैं उरी। उरी के मेन बाज़ार के बाद ही सेना की एक चौकी है, जिसके बाद उरी के जो LOC की तरफ जाने वाला रास्ता है वो मीडिया के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो हमको वहाँ पर रोक दिया गया, हमें जाना था उड़ीसा। उरी में ही LOC के पास एक विलेज पड़ता है और वो विलेज POK के बिल्कुल पास था। लेकिन जब हमने सेना से बात की तो हमको बलकोट नाम के एक गांव के बारे में बताया गया, जहां पर हम लोग पहुंचे। वहां की बातचीत भी हमको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा ये ध्येय था कि हम लोग LOC तक पहुंच पाएँ जहाँ से हमको POK दिखाई देता हो। तो बलकोट से भी 4 किलोमीटर दूर ऊपर अगर हम लोग चढ़ेंगे तो वहाँ पे हथलंगा जगह पड़ती है, जहाँ पे आर्मी का बेस कैंप है, और उसके आगे भी आप नहीं जा सकते। जहाँ पे आर्मी हमें रोकती है उससे 1600 मीटर की दूरी पर हथलंगा की वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसे बोल सकते हैं LOC, और वहाँ तक सिर्फ फौजी जा सकते हैं, मीडिया की एंट्री नहीं है। लेकिन कुछ एक तरह से कह सकते हैं सैनिकों से हमारी बात हुई तो हमको समझ आया कि ये एरिया है क्या। तो एक बार आप भी देख लीजिए, हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हुए हैं जहाँ से हमको LOC तो दिखाई नहीं देती, लेकिन POK ज़रूर दिखाई देता है। तो ये वो जगह है, अगर आप ये सामने वाले घर देखेंगे इस पहाड़ी पर, तो ये सारे घर इंडिया में पड़ते हैं, यानी कि हमारे अपने मुल्क में। और ये अगर आप बीच में लाइन देखेंगे ना, ये एक ये पहाड़ है, एक वो दूसरा पहाड़ अगर आप उधर की तरफ देखेंगे, उसमें वो दूर जो घर दिखाई दे रहे हैं वो सब POK में आते हैं, यानी कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो घर बने हुए हैं जो LOC के ज़रिए डाइसेक्ट होता है। और ये बीच का जो एरिया है, क्योंकि ये सारे पहाड़ हैं, इसमें एक नाला सा है बीच में, और वही एक तरह से यहाँ पे डाइसेक्ट करता है इंडिया और POK को। ठीक है, तो ये वाला अगर आप देखेंगे, और अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, POK तो आपको हमने दिखाया ही। बारिश बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ठंड भी भयंकर हो चुकी है, हम लोग कपड़े भी लेकर नहीं आए थे उस तरह के। तो ऊपर का जो रास्ता है ये जाता है हथलंगा की तरफ। अगर आप बात करें तो ये प्रॉपर रोड बना हुआ है जहाँ पे आर्मी की चेक पोस्ट है, और नीचे की तरफ अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे, वो दूर अगर आपको दिखाई देगा तो वो आर्मी की चेक पोस्ट है। वो आखिरी एक तरह से बंकर है जहाँ पे आर्मी बैठी है, हमारी इंडियन आर्मी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो पाकिस्तानी सेना है उसके बंकर्स बने हुए हैं। तो हम यहाँ लगभग POK से अगर हम बाय स्ट्रेट देखें तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, जहाँ से हमको POK के घर दिखाई दे रहे हैं। अभी हम चलेंगे बलकोट में। वहाँ ये जो बलकोट है, अगर बात करें उरी के ऊपर के एरियाज़ की, तो बलकोट LOC पे आखिरी विलेज है जहाँ पर लोग रहते हैं। वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर जब से ये पूरा 22 अप्रैल के बाद मामला शुरू हुआ है, जो हालात बदले हैं, उनकी जीवन में क्या बदला है, क्या किसी तरह की कोई दिक्कतें उनको पेश आ रही है या नहीं। आइए चलते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना, मतलब आर्मी का एरिया वहाँ पे आ जाता है, चेक पोस्ट, जहाँ से हमको लौटा दिया गया जी लेकिन लोकल्स वहाँ से आगे जा रहे थे। ठीक है ना, जी तो वहाँ पे कितने घर होंगे हथलंगा में? वो बिल्कुल POK के साथ ही लगता है गाँव, बिल्कुल बिल्कुल सरहद के बिल्कुल। पास। सरहद के पार है वो, जो फेंसिंग इंडियन आर्मी की है उसके उस पार में जो जो हमारी पोस्टें हैं उनके साथ में उस पार है वो। वहीं के हथलंगा कई लोग जाते हैं उधर, और इधर का परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता। मतलब बलकोट के भी किसी शख्स को अगर हथलंगा जाना होगा तो नहीं जा सकता? नहीं जा सकता है, उसको बिल्कुल परमिशन लेना पड़ता है। जो इधर इंडियन आर्मी रहती है उससे परमिशन मिलेगा तभी जा सकता तभी जा सकते तभी हैं। जा। तो हथलंगा में कितने घर होंगे ऊपर LOC के पास? तकरीबन अभी क्लियर तो मुझे भी पता नहीं, मैं भी कभी गया नहीं हूँ। हाँ, लेकिन तो बातचीत कभी बातचीत आते हैं, इधर से आते हैं, हाँ। जाते रहते हैं। कितने तो घर होंगे? तकरीबन होंगे 50 एक घर होंगे, 50 के आसपास घर होंगे, यानी कि 50 50 घर वहाँ पे हैं हाँ फैमिली, बिल्कुल है। जो बिल्कुल मतलब आर्मी
के हाँ, साथ एकदम रह रही है, फेंस के उधर को, फेंस से उधर है, यानी कि ये फेंस है, फेंस के उधर गांव है, उधर है गाँव। पीओके की तरफ को। पीओके की लेकिन तरफ। है इंडियन में। है इंडियन में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इन लोगों का जितना भी लेना देना है वो बलकोट में ही है सारा, दुकानदार बिल्कुल, हाँ, सब हिंदुस्तान चीज़ें? के साथ है। उड़ी में जाते हैं जो हाँ, हाँ। उनका बाजार उड़ी में है, इधर तो लोकल दुकानें हैं छोटी मोटी, तो बिल्कुल उड़ी आते हैं जाते हैं। तो सर यहाँ पे अभी जो 22 अप्रैल को घटना हुई यहाँ पे, तो उसका असर क्या इधर भी देखने को मिल रहा है? इधर किस तो तरह कुछ का? नहीं मिलने को देखने मिला है। जब तक बड़ा फायर इधर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिला। थोड़ा बहुत असर हुआ, लोगों में अफरा तफरी मची है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे मीडिया कभी कभी आती है, बहुत देर के बाद आई इधर, तो इससे पता चलता है लोगों को हो सकता है कि LOC पे सीज फायर का उल्लंघन हो सकता है। ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी यहाँ शांति बनी हुई है, वैसे शांति है। वैसे शांति है, यहाँ बिल्कुल। पे क्या इधर भी आर्मी की चेकिंग्स वगैरह चलती रहती हैं या नहीं होती हैं? जैसे हम ऐसे लोग तो- नीचे बारामूला में देख रहे हैं, अभी इनकाउंटर भी हुए, 2 टेररिस्ट वहाँ पे मारे गए हैं, और लगातार आर्मी जो है वो कर ही रही है चेकिंग अपनी तरफ से। तो क्या इधर उरी में भी क्या ऐसे जब हालात तक कोई ऐसा हादसा यहाँ नहीं, तब वैसे भी बॉर्डर एरिया में कोई ऐसा नहीं होता है। इधर सिर्फ खतरा रहता है जब बड़ा फायर पड़ता है उसका। यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ मिलिटेंसी का कुछ ऐसा हुआ। तो आर्मी के साथ तो ये बॉर्डर के लोग हमेशा जुड़े ही रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर कोई ऐसा नहीं हुआ अभी तक। तो इधर सर्च ऑपरेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ जब से 22 अक्टूबर पहलगाम कोई का सर्च वाक़या ऑपरेशन इधर की तरफ, इधर नहीं की हुआ, तरफ नहीं हुआ अभी तक आपके। नहीं। तो यानी कि इधर अगर हम बात करें बलकोट की तरफ तो शांति बनी हुई है। बिल्कुल शांति है लेकिन अभी। जब आप मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स देखते हैं कि तनाव बना हुआ है, सब चीजें हैं, तो तनाव कैसी इसी फील बात का है। बॉर्डर एरिया में तो इसी का तनाव है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन हो गया, यहाँ अमूमन शिकार बनते हैं सीज फायर के, बॉर्डर के ही लोग बनते हैं, क्योंकि जब भी बड़ा फायर गिरता है सिविलियन भी इसके शिकार बनते हैं। पोस्टों के तो डिफेंस बना हुआ है, जी। तो बाकी कोई तनाव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिरी बार कोई याद आता है आपको जब ये गांव भी कभी चपेट में आया हो? बहुत सारा आया। 98 में जब 99 में करगिल युद्ध हुआ तब भी यहाँ बहुत पड़े। 2001-2 में भी बहुत सारे इधर हमारे बलकोट के भी मतलब मारे गए हैं। हाँ, मतलब लोकल्स बलकोट में भी फायर आता रहा है बिल्कुल आ आपके? रहे। अभी कुछ ही शायद मुझे ध्यान नहीं है। इधर जहाँ आप गए थे आगे, हाँ, आगे इधर की भी तरफ। एक औरत को ये मतलब लगा गोला पड़ा उनके घर पे, अच्छा। आरटी का गोला गिरा तो एक औरत मर गई थी। यानी कि जो चेक पोस्ट हम लोग देख रहे हैं कि इधर आर्मी की है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की है, तो वहां से भी एम्बुश होता है, मतलब वहां से भी गोले वगैरह बरसाए जाते हैं जो बलकोट तक भी पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल, आप ये बलकोट में कह तो बहुत ही ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि जब भी उधर से फायर आएगा इधर भी कुछ गिरते हैं, आगे भी जाते हैं। आगे से डायरेक्ट इधर ही आता है क्योंकि सामने है, दिखाई देता है। अगर उधर से उस पोस्ट को हिट करेंगे वो तो सीधा निकल के आता है बलकोट गांव में ही क्या गिरता नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। मोहम्मद रफ़ी। ज़्यादातर हमारा सर ये शेलिंग का डर रहता है यहाँ, क्योंकि जब भी बॉर्डर पे ये होता है तो ये सारे जो भी हमारा ये सामने का एरिया है, मुझे खुद कज़न को लगी है, अभी भी वो बेड पे हैं सर 4 साल से। अच्छा, हाँ, आपके कजिन को गोली उनको लगी? शेल आके हमारे शेल? मकान पे पड़ा था, उनको यहाँ से बिल्कुल ये टांग खत्म हो गई थी सर, अच्छा। तो वो अभी भी बेड पे पड़े हैं। और ये कौन से वक्त की बात होगी? ये सर इससे शायद 18 में हुआ था, 2018 की 2018 बात है। की। मतलब शेलिंग आई, शेलिंग आई, उनकी पूरी टांग पूरी टांग ही उड़ गई थी सर शेलिंग से। शेलिंग से। घर पे ही मतलब बैठे हुए थे सामने मकान के सामने, अच्छा। सीधा वो आके पड़ा उनके टांग पे। तो ऐसे उसके बाद कैजुअलिटीज भी यहाँ बहुत हुई सर, 4-5 लोग शायद उस वक्त उनकी डेथ हुई थी सर इसी गाँव बलकोट में। तो ये उस चीज़ का वो डर हमें बड़ा रहता है कि अल्लाह ना करे कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो सिविलियंस को ज़्यादा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ता है। खासकर उड़ी सेक्टर में ये सारे चारों साइडों से ये बॉर्डर से गिरा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत इसका नुकसान हो जाता है। तो आपके ये कजिन कहाँ है अभी? कज़न घर पे ही है सर। अच्छा, यहीं पे उनकी है? ट्रीटमेंट लगभग 2 साल रहे वो वहाँ सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में। अच्छा, उसके बाद फिर वो घर में बैठे हैं। ठीक है। तो आपका अभी घर भी वो किधर बेड पे पड़ता ही है? है। इधर ही है? इधर ये बलकोट में थोड़ा आगे है। अच्छा, आगे की तरफ आगे की पड़ता है तरफ। आपका घर, ठीक है। क्या होता है कि जब सेलिंग होती है जी, या तो ये घर छोड़ के फैमिली लेके जाना हाँ। पड़ता है, अब वो जाएगा बेचारा तो जाएगा कहाँ? सही बात है आपकी। तो मतलब यहाँ पर पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे। घर हुआ करता 2019 के बाद जब शेलिंग बंद हुई, थोड़ा सीज फायर हो गया, यहाँ पे उल्लंघन कम हो गए, है। तब जाके लोगों ने ये थोड़ा बहुत भी अपने तब घर बनाए हैं लोगों वरना पहले तो यहाँ का बुरा हाल। तो सर यहाँ से आपका घर नीचे की तरफ जी है। हाँ, ये कितनी? हमारा ये रोड जाता है रास्ता। हाँ, हाँ। हाँ, बड़ा थोड़ा कठिन रास्ता है, तो जी, जी। इसी को डेली आना जाना पड़ता 10-15 है। मिनट का रास्ता हाँ, होगा 10-15 नीचे मिनट का को। और यहाँ पे ये तो बालाकोट में आ गए घर सारे। बलकोट बलकोट में हाँ, बलकोट में आ गए। तो ये तो सारे घर बलकोट में आ बलकोट गए। में बिल्कुल। तो ये वाले ऊपर वाले इससे घर ऊपर जो है सर ये मोटल है, ये लास्ट इसके आगे एक गांव आता है सोहरा, सोहरा। लेकिन वो फेंसिंग के उधर पड़ते हैं। उससे पहले आर्मी की चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी एंट्री होने के बाद वहाँ पे जाए, यानी जैसे हथलंगा है, जैसे वैसे हथलंगा सोहरा सेम है। उसी तरह सर, वही फेंसिंग ऊपर जाती है जी सर। जी जी। हाँ हाँ हाँ।
तो ये सारा शेलिंग जो है इन गाँव तक भी आ अफेक्टेड एरिया सर, ये पूरा ये भी है, इससे आगे नामला तक है, नामला से आगे गरकोट है, वहाँ तक ये शेल्स पड़ते हैं सर यहाँ पड़ते से। हैं। हाँ, इसी तरह उस सेक्टर में वहाँ चुरुंडा है, वो बड़ग्रां है, जी। उस पूरे एरिया में सर आते हैं शेल्स। और आपके जो कजिन नीचे रहते हैं उनके भी, वो भी अपने घर के बाहर घर के बैठे बाहर ही जब थे, shelling पड़ा? वो पहले जॉब कर रहे थे, वो रिटायर आए हुए थे, तो घर से निकले बाहर, उसी शेलिंग चल रही थी तो वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कहीं बच्चा कोई बाहर तो नहीं है। जी जी। वो जैसे ही घर से बाहर निकले तो तब इतने में आके पड़ा उनके सामने शेल, तो वो उनके यहाँ पे सब टांग ये टांग पे लगे। 2019 की बात। 2019 की बात 19 की बात है। 19 के 18 यही टाइम कुछ था ठीक सर। है। और क्या नाम है उनका? मोहम्मद सजाद खान है सर। मिल सकते हैं उनसे? हाँ हम उनसे लोग? सर, आइए इंशाल्लाह। सर, आइए। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सजाद मोहम्मद सजाद जी। क्या करते हैं आप? बस आज घर पर ही अच्छा, जी। क्या हुआ था, कब की बात है ये जब ये पूरी घटना हुई? ये 2020 में, हम्म। 2020 कहाँ थे आप, क्या हुआ, कैसे हुआ सब? इस वक्त शीलिंग चल रही थी, शेलिंग चल रही थी? हाँ। हम्म। तो मैं इधर से निकला तो गया, ये मुझे चचेरे भाई का मकान है। अच्छा, इधर की तरफ पीछे? जैसा उधर सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा तो मकान के ऊपर लगा शल, अच्छा, तो उधर से वो उठा, वो लोहे का वो, तो वो लग गया इधर। तो शेलिंग से जो फटा आपके पास, उससे जो छर्रे निकले उससे आपका पैर फ्रैक्चर हो गया है। हाँ। तो कितना टाइम लगा इसे ठीक होने में? और इसको तो लगभग 2 साल लग गए। 2 साल? हाँ, अभी ठीक नहीं है। तो अभी चलना फिरना मुश्किल होता है? मुश्किल होता है। ये मतलब हड्डी खत्म हो गई थी ना, इधर से लगा था, इधर से बाहर हो गया था, बिल्कुल तोड़ गए उसको। हड्डी बहुत फिर इनको- खत्म हो गया था। अच्छा, अब पूरा बाद में मांस जब यहाँ मैं ऑपरेशन किया ना, तो फिर मुझे इधर से हड्डी निकाली। से- अच्छा, हाँ, निकाल कर फिर वो लगाई इधर। जी। हाँ। मतलब यहाँ से हाँ। बॉडी पार्ट निकाल के वहाँ लगाया? वहाँ लगा। 1.5 साल रही है पूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर में। अच्छा, 1.5 साल है। 1.5 साल तक और वहीं पूरी हॉस्पिटल फैमिली में के रहे? साथ में वहीं हो रही है अभी वहाँ। अच्छा। 1.5 साल के बाद फिर 2 साल यहाँ बेड पे रहे। अभी भी जाके मतलब नहीं चल पाते, छड़ी लेके फिर ये कहीं निकलते हैं वहाँ। तो फिर इसकी वजह से तो कामकाज ठप पड़ गया होगा ठप आपका? पड़ा, हाँ, बिल्कुल। क्या करते थे पहले आप? मैं सर्विस करता था। सर्विस करते जी। थे। तो इसके बाद आपको छोड़नी पड़ी फिर? नहीं, बाद में मैं रिटायर हो गया था। अच्छा, रिटायरमेंट लेनी पड़ी फिर आपको? नहीं वो रिटायर हो हो गया गया। उस टाइम, पहले ही अच्छा हो अच्छा, गया। तब रिटायर हो चुके थे जब ये घर में थे? 2019 में मैं रिटायर हो गया, जी? तो 20 में 20 में इनका लग गई। 20 में ये हुआ। हाँ, 20 उस वक्त कैसा दौर था यहाँ पर? क्या डेली शेलिंग हो रही थी या क्या हो रहा था यहाँ? हाँ, उस वक्त ये शीलिंग हो रही थी ना डेली। हाँ। उस वक्त क्यों हो रही थी शेलिंग 2020 में? क्या 370 की वजह से जो माहौल खराब नहीं था नहीं या? नहीं, वो ये चलती रहती थी इनके ऐसे, चलती उनका रहती दुखा इधर से। हाँ, हाँ जी। बॉर्डर पर चलती रहती थी। हाँ हाँ। हाँ। उस वक्त यहाँ मतलब पुणे सेक्टर में, उड़ी सेक्टर में ये कंटिन्यू उस वक्त होता था। मान लो 10 मिनट बंद होगी, अभी हम यहाँ हैं, उसी टाइम स्टार्ट होगी। जब स्टार्ट होती थी तो फिर जब तक ये पूरा एरिया को लगती नहीं थी तब तक वो रुकते नहीं थे, उधर भी इधर भी। तो फिर ये कितना टाइम हो गया अब शेलिंग ना हो? मतलब 2020 के बाद नहीं हुई। अच्छा, उसके मतलब बाद जब इनका जो मुझे ये लगी इधर, तब से फिर शीलिंग नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। अच्छा हाँ, ये लास्ट थी उस टाइम, उनको लगना लास्ट था, उसके बाद रुक गई। रुक अच्छा। हाँ, फिर उनकी बातचीत हुई, कुछ सीज फायर हुआ। सीज फायर हो गया उसके बाद। तो तब से अब तक माहौल ठीक हाँ, है। माहौल ठीक है। लेकिन अब जैसे खबरें आ रही हैं जैसे कि वॉर लग सकती है या आर्मी कोई एक्शन ले सकती है, क्योंकि 22 अप्रैल में जो हुआ है पहलगाम में, उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब क्या डर है या कैसा माहौल है अभी? उसके बाद ये डर तो लग रहा है, क्योंकि शीलिंग जब होगी तो उस वक्त खतरा ही होता है। हाँ। तो और आप लोगों के तो घर मेरे ख्याल से सीधे ये सीधे, हाँ, ये सामने सीधे। हाँ, तो यहाँ पर बंकर वगैरह की व्यवस्था नहीं है क्या कोई गांव में? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है बंकर में। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जब देखते हैं कि जो गांव आसपास के होते हैं, एलओसी के आसपास के, वहाँ सरकारें कम्युनिटी बंकर्स बना रही हैं कि 50-60 लोगों के लिए यहाँ bunker सर मैंने रहेगा। कहा आपको 2 सूरा में बने, 2 अतलंगा में बने, बाकी पूरे बुलगोड़ गांव में कोई बैंकर नहीं है, कोई bunker कोई कम्युनिटी बैंकर भी नहीं मिला है। सिलीकोट में एक बना है, 2 अतलंगा में और 2 सूरा में।
तो आप लोग बाकी अपनी यहाँ पे सुरक्षा कोई- कैसे कर रहे हैं? वो दिखाया मैंने, इसी तरह से मकानों के अंदर ही हमारा इतनी दौड़ है, बाहर फायरिंग होगी अंदर घुस जाएंगे बस बस। इनको भी थे उस टाइम, बच्चे छोटे निकल गए थे आगे, ये दौड़े उनके पीछे, मैं इनको अंदर लाऊं, जैसे पहुंचे तब तक सीधी आके मकान पे लगी और ये डैमेज हो गए। और फिर आपको पता है रोड तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ से बंदा उठा के कम से कम 5 किलोमीटर लेना पड़ा आगे, फिर वहाँ से गाड़ी में क्योंकि यहाँ से आने का रास्ता हाँ, तो आपको बिल्कुल कच्चा ही है दिखाया मैंने आपका, कैसे हालात जिससे हैं हम लोग हमारे आए यहाँ हैं। तो फिर मेडिकल के लिए भी अगर यहाँ पे ऐसा कोई शेलिंग का मामला हो कोई जाए कोई या नहीं, कुछ हो यहाँ से जाए, अगर बंदा वहाँ तक पहुँचा दे बजाते, पहुंचाने उसके किस्मत में बच गया तो बच गया, नहीं तो नहीं तो खत्म हो जाएगा। नहीं मतलब अगर यहाँ पे लोग थे इसलिए आप बच गए। अब हाँ इधर से तभी बच गया, अगर नहीं होते तो फिर मुश्किल था, फिर तो ये खून लाश हो जाता, क्योंकि यहाँ पे रास्ता तो है ही रास्ता तो आई नहीं था। फिर मुझे उठा कर ले गए उधर तक, गाड़ी तक, फिर उधर से गए अस्पताल। तो यहाँ और भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनको लगा हो? हाँ और एक्सीडेंट इधर डेथ हुई है, डेथ हो गई जहाँ पे है। सामने दिखाया मैंने, वहाँ से बड़ा हुए लेडीज एक की डेथ हुई यहाँ पे जी। उस गांव में आगे बलकोट, मगर वो उससे पहले वाले में हुआ था। बलकोट जहाँ पे आप फौजी की बात कर रहे थे ना, वहाँ पे उसके 3 घर के 3 ही खत्म हो गए, उनके घर मकान पे पड़ा आगे, वो अंदर ही उनकी डेथ। तो आपका बेटा भी है यहाँ कोई? बेटा इनका ही निजाम कौन है? हाँ, आइए ज़रा, आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? नज़ाकत अली। नज़ाकत अली। तो आप कहाँ थे जब इनको शेलिंग लगी? मेदरी सा। इधर ही हाँ, थे। इधर ही। कैसा मंजर था? सर मंजर तो बहुत ख़राब था सर। हम्म। जी सर, क्या करते हैं। आपके भी बच्चे हैं आगे? जी सर, एक और बार कितने जन हैं घर में? हम 3 भाई हैं सर। 3 भाई हैं आप लोग, यहीं रहते हैं इसी घर में? हाँ इसी घर में सर। तो फिर जब शेलिंग वेलिंग जैसी घटना होती है तो कैसा डर लगता है? और डर तो लगता है सर, क्या करें, डर तो बहुत लगता है, जाएंगे कहाँ सर, बैठते हैं अंदर ही फिर। और कोई उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अगर माहौल ख़राब हुआ तो क्या होगा? क्या होगा सर, यही होगा तो क्या होगा, इधर ही अंदर हैं सर, बैठे रहेंगे और क्या, कहाँ जाएंगे। क्या काम करते हैं आप? हम मजदूर हैं सर। मजदूरी करते हैं? जी सर मजदूरी करते और बाकी भाई? हैं, वो भी मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, जी सर, तो कमाई का साधन यही है। हाँ यही है मजदूरी सर। तो अगर यहाँ पे बंकर नहीं बना तो अपना बंकर बनाने लायक पैसे हैं कि नहीं है? नहीं सर, कहाँ है, हम तो मजदूरी करते हैं, घर चलाते हैं ना, बैंकर के लिए कहाँ है। पढ़ाई के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं आपके? पढ़ाई के लिए इधर सर, इधर स्कूल में, इधर प्राइमरी स्कूल आगे प्राइमरी स्कूल छोटा सा, उसके बाद हाई स्कूल, फिर 5 किलोमीटर चलना पड़ता जी है। सर। तो ये प्राइमरी स्कूल इधर की तरफ ही है? जहाँ हाँ, जहाँ इधर हम की गए तरफ, थे LOC की तरफ। LOC की जी तरफ, सर, जी सर, तो वहाँ बच्चों के लिए कोई बंकर कोई बना सेफ्टी हुआ नहीं, मैंने है? पहले ही कहा था सर यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, जाते हैं उधर ही सर। घरों की बात छोड़ो, स्कूलों के लिए कोई नहीं, मतलब हाई स्कूल होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल में बैंकर होना चाहिए, कम से कम पूरे मोहल्ले के बच्चे वहाँ होते हैं। अभी दिन को अचानक लगेगी तो कोई घर भी आ नहीं सकता बच्चा, जो कुछ है तो स्कूल में ही है, तो वहाँ क्या कर सकता है। नहीं तो फिर हमें अपनी जान डालनी है, खतरे में डाल जो के। खतरे में, तो बच्चे को लाना है, फिर जो होगा एक ही साथ होगा, एक ही गाड़ी में, और क्या करें। तो यहाँ और भी आसपास घर होंगे जिनके बच्चे वहीं पढ़ते हाँ हैं? जी, ये पूरा मोहल्ला सर, अपना गांव ये उधर सब बच्चे उधर ही जाते हैं। तो फिर ये तो मतलब ऐसा कैसा एकदम से शेलिंग शुरू हो जाए, बच्चा स्कूल में हो, फिर क्या करोगे? क्या करें, फिर जाएंगे सर, दौड़ के जाएंगे, तो बच्चे को तो लाना है घर, अपनी जान खतरे में डाल के जाना है, बच्चा तो लाना है घर। तो इसका क्या आप रिजॉर्ट देखते हैं, कैसे ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं यहाँ पे? ये चीज़ें गवर्नमेंट ही कर सकती है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि चलो मैं मुलाजिम हूँ, मैं बैंकर को बना सकता हूँ, लेकिन एक मजदूर तबका जो है वो उनके पास कौन सा, वो बेचारा अपनी फैमिली को पालता है। मजदूरी भी आप देखिए महीने में 2 या 3 दिन लगते हैं उसे, वो अपनी फैमिली को पालेगा, इस चीज़ का करेगा, ये बहुत मुश्किल है सर। हमारी लाइफ टफ है। मैंने इसीलिए कहा कि आप ग्राउंड लेवल पे आए, आपने देखी यहाँ की कंडीशन, सिटी में बैठ के बातें करना कुछ और है, लेकिन यहाँ फील्ड में आके आपने देखा कि हमारी मुश्किलात क्या हैं। अगर मामूली सा भी फायर होता है, यहाँ क्या सेफ्टी, मकान है, ये कोई सेफ्टी नहीं है। ये कोई सेफ्टी नहीं। तो ये जो हम लोग बड़े बड़े स्टूडियोज़ में सुन के बातें सुनते हैं कि वॉर हो जाए, इंडिया ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये बातें सुन के आपको कैसा लगता है? ये चीज़ हमें डर रहती है ना सर, कि वो लोग फेस नहीं कर रहे हैं, फेस हम लोग कर रहे हैं जो बॉर्डर पे हैं। उन लोगों ने तो कोई फेस नहीं किया, वो तो वहाँ स्टूडियो में बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। अगर वो ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ देखते तो हो सकता है कि वो ऐसा नहीं सोचते।
मतलब जंग की बात जंग के बाद नहीं करते। या तो जंग करना है तो एक ही बार ख़त्म करें, चलो जो होगा इधर का या उधर का। अब ये बार बार पूरा साल लगा रहेगा, थोड़ा थोड़ा ना इंसान घर का तो ना बाहर का। घर बाहर जा नहीं सकता, मजदूर को जिस वक्त फायरिंग होगी वो घर से बाहर कहाँ जाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो खाएगा क्या। ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर है ना। अब जंग है, अगर करना है एक ही बार, फिर एक ही दिन में ख़त्म करो, जो बच गया तो ठीक, नहीं है तो। लेकिन ये कोई हल मुझे नहीं लगता कि जंग का कोई हल नहीं है। मरती पब्लिक ही है, चाहे इस साइड की मरे या उस साइड की मरे। या तो कुछ इंतज़ाम हमारे लिए ऐसा हो कि हम अपने आप को सेव कर सकें, उसके बाद क्या होता है फिर वो गवर्नमेंट का काम। लेकिन पहले गवर्नमेंट को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे सिविलियन के लिए कोई सेफ्टी का हो। जी। वो चीज़ें यहाँ पे हैं नहीं। तो आप देखते हैं कंडीशन, ना कोई बैंकर्स हैं ना कुछ है। अब मकान में हमारा इतना ही है, हम घर से बाहर से दौड़ के अंदर घुस जाते हैं। अंदर लग गया तो एक भी बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या करेगा ये। मतलब इन्होंने भी अपनी जान उस टाइम बच्चों के खतरे में डाली। वहाँ बच्चे थे आगे खेल रहे, दौड़े कि उनको मैं अंदर लेके आऊँ। इतने में ही पड़ा हो 4 साल से बेड पे। कितना खर्चा लग गया आपका? लगभग 2-3 लाख। 2-3 लाख रुपया। तो ये इतना पैसा था कि यार रिटायरमेंट वाला पैसा सारा? रिटायरमेंट बेचारों को जो पेंशन थी, जो फैमिली को लगाते, शादियों पे लगाते, वो लग गए इनको अपने इलाज में। क्या करते। तो अभी घर के हालात कैसे हैं आपके? हालात तो गुजारा चलता है। गुजारे लायक। हाँ। तो कुछ है मतलब आप लोगों की डिमांड की सरकारों को क्या करना चाहिए, ऐसे जो लोग इस चीज़ से घायल हो जाते हैं या शेलिंग में जो लोग चपेट में आ जाते हैं, क्या उनके लिए सरकारें कुछ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं अभी? उसके लिए सरकार सरकार सोचे तो करनी चाहिए। हाँ। लेकिन कोई मदद मिली थी आपको या नहीं? हाँ, सिर्फ बस ये रुपया 50,000 मिला था। 50,000 रुपये मिला जो आप जब घायल हुए, और आपका 2.5-3 लाख रुपए लग गया इस चीज़ में। तो ओवरऑल तो सर मामला यहाँ पे फिर ऐसा है कि शांति बनी रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बस हमारा यही डिमांड है कि अमन रहे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। अपना गुजारा हम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे अमन रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बस इस अमन से, अमन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक बात है। बस हमारा शॉर्ट है कि बॉर्डर्स पे अमन रहे, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। ये 2-4 साल अमन रहा तो अमन की जिंदगी लोगों ने बसर की। 2-4 साल अमन रहा। हाँ, अमन रहा। और उस टाइम का दौर था कि हम लोग सह लेते थे, लेकिन आज के बच्चे ऐसे हैं कि अगर कोई छोटा फायर भी होता है तो ये डर जाते हैं। ये इतना डर जाते हैं कि 2-4 साल कैसे थे यहाँ पे, माहौल कैसा था जिस शेलिंग नहीं हो रही थी? बहुत अच्छा माहौल था। लोग अपनी अच्छी तरीके से काम काज कर रहे थे, कोई फिक्र नहीं था, कोई गम नहीं था। वरना अगर शीलिंग होती है तो जाते हैं काम पर, डर रहता है किस जगह फायर लग जाएगा। ये तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो खैर ये सच्चाई है पीओके के पास पड़ते गांव की, एलओसी के पास पड़ते भारतीय गांव की। बलकोट ये गांव पड़ता है और ऐसे और कई गांव हैं इस रीजन में जो बिल्कुल एलओसी के पास हैं। और अगर यहाँ पर माहौल बिगड़ता है तो यहाँ रहने वाले लोगों की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल तबाह होने के कगार पर आ जाती है। अब जैसे अगर आप सज्जाद अहमद जी का पैर देखेंगे तो ये खुद एक बयान दे रहा है इस चीज़ का कि लाइफ यहाँ पर कितनी टफ़ है और अपनी जान बचाने के लिए लोग किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर। और जो लोग ये सोच रहे हैं दिल्ली में बैठकर या कहीं और पूरे मुल्क में, जो भी इंसान ये सोच रहा है कि वॉर हो जानी चाहिए पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान को बिल्कुल एक करारा जवाब देना चाहिए, तो उन लोगों को इस पूरे एलओसी के रीजन में रहते हुए गांव वालों के बारे में सोचना चाहिए, जो हज़ारों की इवन लाखों की तादाद में यहाँ बसे हुए हैं, जिनका इस न्यूज़ को सुनने से ही दिल दहल उठता है कि अगर दोबारा वॉर लगती है तो उनके बच्चों का, उनके परिवार का, उनकी रोज़ी रोटी का और उनके घर का क्या होगा। ये सर मेरा टूटा फूटा बैंकर। अच्छा, लेकिन अब ये यूज़ के लायक नहीं है। ये बंकर है आपका? ये हमने अपनी लागत पे इस टाइम क्या करते, कहाँ जाते, मगर ये अब डैमेज हो चुका है। तो ये बंकर आपने बनाए थे? ये बनाए थे। हाँ। लेकिन अब कंडीशन इनमें रहने लायक नहीं बची है। ये देख रहे हैं आप कंडीशन। जा सकते हैं अंदर? घुसे सर, इसमें क्या है।
तो आपने ये बनाया पूरा पत्थर बना के, ये पत्थर पूरा बना के बंकर पत्थर बनाया हाँ। अपनी लागत पे और अपने पत्थर भी जमा करवाए ताकि शेलिंग हो तो शेलिंग फैमिली यहाँ पर रहने शेल्टर वास्ते ले सके। बस। लेकिन कितने लोग होंगे ये बंकर खुद बना पा रहे होंगे? कितना मैंने खर्चा आया आपको था? पहले ही कहा कि यहाँ 10% ही मुलाजिम है, 10% है, चलो मैं कहीं से रुपया 10,000 50,000 निकाल के बना सकता हूँ, लेकिन आम मजदूर आदमी जो है उसकी बस की बात ही नहीं है। जी। यहाँ पे पत्थर भी उसको लाना पड़ता है नाले से, तो ये कम से कम इसको 2 लाख रुपए चाहिए इसको बनाने के लिए। हाँ हाँ हाँ। पूरे इस मोहल्ले में मैंने एक बनवाया यहाँ पे, आपने देखा कहीं पे भी कि नहीं मतलब सब लोग तो यही बात कर रहे हैं। अभी नीचे भी बात हुई सजाद अहमद भाई से, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग घरों में चले जाते हैं, हमारी सेफ्टी इतनी है कि हम मकान के अंदर हैं, फिर जो होगा वहीं होगा, बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं, दाएं बाएं जा नहीं सकते बंकर खुद बनाने में, क्योंकि ऊपर से तो लेबर भी बड़ी महंगी लेबर भी महंगी पड़ती है सर, और पत्थर भी दूर से लाना पड़ता है। और ये आप देख रहे हैं बाजी सीमेंट कितना मुझे वहाँ से हेड लोड पड़ा होगा, उसके लिए पहले घोड़ा लगाना है, फिर वहाँ से गाड़ी आएगी, 20-25 हज़ार में गाड़ी पड़ती है, 10-12 हज़ार घोड़े वाला ले जाता है, फिर लेबर लेके मान लो 1.5 लाख उस वक्त लगा था, तो आज तो ज्यादा लग सकता है सर। तो अंदाजन 1.5 लाख रुपया तब लगा आपका। कब बनाया था ये आपने? ये 2016 में। 2016 में। तो यानी कि मान लीजिए कि डबल कॉस्ट हो गई। डबल कॉस्ट हो गया, डबल कॉस्ट। तो कहाँ एक मजदूर आदमी कहाँ ये कर पाएगा? ठीक बात। अब इसमें चलो गवर्नमेंट की थोड़ी हेल्प हो जाती, थोड़ा वो बेचारा खुद मजदूरी करके अपना ये खड़ा कर सकता। यानी कि आप लोगों की डिमांड ये है कि ऐसे बंकर होने चाहिए हर घर के पास। और ये ऐसी चीज अभी अचानक होगी, इस टाइम तो हो ही नहीं सकता है जी। अभी यहाँ वो मुहावरा है कि आग लगने पे कुआं खोदना। अभी वो बैंकर कब बनाएगा फिर अपने उससे उसको, वो तो आज तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम बेहतर यही है कि हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे अमन कायम रहे, बस हमारा और कोई डिमांड नहीं है गवर्नमेंट से, सिर्फ इतना है कि बॉर्डर्स पे अमन रहना चाहिए। अमन रहना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 4 फुट चौड़ा होगा ये बंकर, और 10 फुट या 8-9 फुट के आसपास ये लंबाई होगी। और ऊंचाई की बात करें तो हार्डली मैं 6 फुट के आसपास का, तो 8 फुट की ऊंचाई है। तो ये ऐसे बंकर्स होते हैं जो LOC के पास गांव होते हैं, वहाँ बनाए जाते हैं ताकि अपनी सेफ्टी जो लोग हैं वो कर सके जब भी शेलिंग हो पार की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। और ये बंकर ऐसा है जो इन्होंने खुद बनाया अपनी लागत से, क्योंकि ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उनके पास कुछ पैसे थे तो इन्होंने खर्च कर लिए। लेकिन इस बालकोट में लगभग कितने घर होंगे? ये 450 घर। 450 घर। और मैं समझता हूँ कि इकलौता एक ही बंकर हो सर यहाँ पे। तो यहाँ सिर्फ एक बंकर है 450 घर पे, और वो भी जो इन्होंने खुद बनाया है। जबकि आप देख कर आए हैं नीचे की शेलिंग की वजह से किस तरह से लोगों की टांगे तक खराब हो गई, और उनके पास तब भी छिपने के लिए, बचने के लिए कोई जगह नहीं है। कम्युनिटी बंकर की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिटी बंकर्स नहीं बनाए गए हैं सरकार की गांव में, तो है ही नहीं सर कम्युनिटी बंकर इस गांव में, बिल्कुल ही नहीं है। और स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में भी बच्चों की जो बिल्डिंग है वही है, उसके अलावा कोई भी छुपने की जगह नहीं है यहाँ बालकोट के आसपास के रीजन की। तो ये असल सिचुएशन है LOC के पास। तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ वही चीज़ कि जो लोग ये सोचते हैं कि वॉर हो जानी चाहिए, पाकिस्तान को जवाब दे देना चाहिए, इंडिया को सब कर देना चाहिए, उनको इन हज़ारों लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो बिल्कुल पाकिस्तान की जो आर्मी है उनकी जो बंदूकें हैं उनकी नोक के सामने बैठे हुए हैं। और जब भी ये लड़ाई शुरू होगी तो सबसे पहले उसके भुक्तभोगी यही लोग होंगे। हालांकि इन्होंने तो एक अपने आप के बचाव के लिए कर लिया है, लेकिन लोगों के पास ये सुविधा नहीं है अभी भी। आइए सर, आइए।